IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है दिल्ली दरबार में। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। IBN 7 पर आप ये कवरेज देख रहे हैं। आज की रात कयामत की रात है। आज की रात दिल्ली के नेताओं को कम से कम नींद नहीं आने वाली है। कुछ हिंदी फिल्मों के गाने बहुत सटीक बैठते हैं। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, आज मेरी महफिल में तो रत जगह है। ऐसे तमाम गाने हैं जो आज भारतीय नेताओं पर, खासकर दिल्ली के नेताओं पर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। लेकिन आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि जो एग्जिट पोल की हम बात कर रहे थे, इस एग्जिट पोल की भी तो अग्नि परीक्षा है। क्योंकि अगर एक एग्जिट पोल भी गलत होता है तो 6 के 6 गलत हो जाएंगे। इसका मतलब अर्थ का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब आम आदमी पार्टी जो कंफर्टेबल मेजॉरिटी लेखती आती दिख रही है, वो ना आके बीजेपी के पाले में गेंद चली जाएगी, कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएंगी, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जिट पोल की भी अग्नि परीक्षा है आज, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले परिचय कराता हूं अपने मेहमानों का जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ शबनम खान जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, महिला नेता के तौर पर भी जानी जाती हैं दिल्ली में। आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, स्वागत है आपका। आशीष सूद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, आपका भी स्वागत है। और प्रोफेसर संदीप शास्त्री हैं, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं जैन यूनिवर्सिटी में। सर, स्वागत है आपका। पहली बार आप इस शो में शिरकत कर रहे हैं। शुरुआत में आप ही से करूंगा क्योंकि आप सेफोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ये भी तो हो सकता है कि एग्जिट पोल गलत हो जाए, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल एक ही जैसी बात कह रहे हैं और 1-2% भी यहाँ का वहाँ हुआ तो पता लगा बीजेपी की सरकार बन गई और आम आदमी पार्टी पीछे रह गई। सुमित भाई, जो आपने कहा कि एग्जिट पोल में कोई समस्या हो सकती है, ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ अगर इन सभी पोल में बहुत ज़्यादा फर्क होता तो। अगर एक पोल एक तरफ दिखता, दूसरी पोल दूसरी तरफ दिखता तो ये बात कह सकते थे कि बहुत ही फर्क है, इसलिए इस पे हमें विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट देखिए, सभी पोलों में ट्रेंड तो एक तरफ की दिख रही है। ट्रेंड तो एक तरफ की दिख रही है। सीटों के विषय में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर ट्रेंड को निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि सभी पोल्स एक ही ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। पर यह बात भी मैं कहूँगा कि कॉन्टेस्ट तो बहुत टाइट लगता है और कई एग्जिट पोल कहते हैं कि चुनाव के दिन 3 बजे तक हम ये रुझान दिखा रहे हैं। सो 3 बजे के बाद क्या हुआ, अगर ज़्यादा मतदान उसके बाद हुआ, अगर किसी एक पार्टी ने ज़्यादा लोगों को, अपने सपोर्टर्स को बूथ में लाने की उनकी कोशिश रही हो, उससे फ़र्क पड़ा हो, ये भी कल तो हमें इस बात को कल हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी नोट पर जो प्रोफेसर साहब ने बात की है, मैं चाहूंगा कि आप देखिए आज दिल्ली में क्या तैयारियां चली। दिल्ली के सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे, दिल्ली के नेता क्या कर रहे थे, दिन भर की गतिविधियों को लेकर पहले एक नजर डालते हैं। किसके सिर सजेगा दिल्ली का ताज? बीजेपी को मिलेगा बहुमत या आम आदमी पार्टी को मिलेगा जनादेश? या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी होगी त्रिशंकु विधानसभा? इन सवालों के जवाब मिलने में अब बस कुछ ही घंटों का फासला है। लेकिन जिस तरह से तमाम एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया गया है, उससे बीजेपी की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को जहां अधिकतम 53 सीटें मिल सकती हैं, वहीं दूसरे नंबर की पार्टी बनती दिख रही बीजेपी को 35 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि कांग्रेस की हालत इतनी खस्ता दिख रही है कि उसका खाता तक खुलने की आशंका है। It will be a victory much bigger than exit polls have predicted. It will be 2/3 plus. And it's a completely one-sided election in Delhi. It's for everyone to see. जो सपने दिखाए हैं केजरीवाल ने, क्या आपको लगता है वो पूरे कर पाएंगे? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि नहीं पूरे कर पाएंगे और ना उनमें वो पॉलिटिकल क्षमता है, ना बहुत सारे सपने तो संभव ही नहीं। तो क्रेडिट किसको जाएगा? 100% लीडरशिप को। तमाम लीडरशिप किसकी होगी? मेरी। अगर हार तो मेरी और अगर क्रेडिट तो लीडरशिप को, जिसने काबिलियत इतनी दिखाई। दिल्ली चुनाव पर एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की हार होती है तो इसे विरोधी दल मोदी की हार बताकर
हमलावर रुख अख्तियार कर लेंगे। हालांकि बीजेपी का साफ कहना है कि दिल्ली का चुनाव सीएम पद के लिए है और इसे मोदी सरकार के 8 महीने के कामकाज का जनमत संग्रह नहीं माना जा सकता। स्टेट का चुनाव हो ही नहीं सकता। ये जरूर है कि भारत सरकार के जो अच्छे काम है उसका असर चुनाव पर पड़ता है, मगर वो एक चीज को लेकर कभी रेफरेंडम स्टेट का चुनाव नहीं बन सकता। हम बहुत बड़े मार्जिन से इस चुनाव को जीतेंगे और यहाँ किरण बेदी जी मुख्यमंत्री बने। बहरहाल दिल्ली के नतीजे कुछ भी हो, लेकिन इसका असर बीजेपी और मोदी सरकार दोनों पर पड़ेगा। अगर बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीतती है तो पीएम मोदी का विजय रथ आगे बढ़ेगा। अगली मंजिल बिहार होगी। सबसे ताकतवर पार्टी के तौर पर बीजेपी और भी मजबूत होगी। देश भर में पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। बिहार और बंगाल में होने वाले चुनाव में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार को सुधार के लिए कड़े कदम उठाने का भरोसा मिलेगा। लेकिन अगर दिल्ली चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं जाते हैं तो पीएम मोदी के विरोधी और मुखर हो जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ सभी दलों को एकजुट होने की ताकत मिलेगी। मोदी सरकार को अपना एजेंडा लागू करने में दिक्कतें आएंगी। अध्यादेशों को कानून में तब्दील करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो भले ही 2 साल पुरानी ये पार्टी जश्न में डूब जाए, लेकिन इस पार्टी की असली अग्नि परीक्षा वहीं से शुरू होगी। जो वादे किए हैं वो निभाने होंगे और वादे के चक्कर में खजाना लुटाने से भी बचना होगा, वरना दिल्ली में ठन ठन गोपाल वाले हालात हो जाएंगे। और अगर बीजेपी जीतती है तो उसकी अग्नि परीक्षा पूर्ण राज्य की मांग से निपटने और केंद्र से ज्यादा मदद दिलवाने में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7। एग्जिट पोल चाहे जो बोले, दोनों ही पार्टियां, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। मेरे साथ 2 मेहमान यहाँ भी मौजूद हैं। दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों से भारतीय राजनीति कवर करते आ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी है, सलाहकार संपादक है अमर उजाला में, और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी है। दोनों मेरे बॉस भी रह चुके हैं। शबनम जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। बहुत हवा चल रही है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अगर उल्टा हो गया तो जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि अभी तो किसी को नहीं पता, तो जिम्मेदारी किसकी? हमने कभी नहीं कहा कि किसकी मेजोरिटी आ रही है। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं? योगेंद्र यादव ने कहा कि 50 से ऊपर सीटें अच्छा काम किया सुमित जी। हमने अपनी जमीनी स्तर पर जो हमने जनता के लिए वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हमने सारे काम किए। चाहे आपको हमें आप कहते रहे 49 डेज थे, 49 डेज थे, 49 डेज में भी हमने वो सब कर दिखाया जो शायद बरसों पुरानी पार्टियां नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगता है हमने अपना पूरा 100% किया जनता के लिए, और जनता शायद कल आपको जवाब देगी इस बात का। हमने आपसे कभी नहीं कहा कि तो सवाल पूछा, अगर नहीं मिली नंबर, अगर नहीं मिले 35 का आंकड़ा, जिसको भी मिलेगा उसका स्वागत करेंगे, उनको आपके यहाँ किसके सर भी देंगे। हमने यहाँ तो कल बहस कर ली 1 घंटा कि अगर हारी बीजेपी तो किसके सर पर ठीकरा फूटेगा, किरण बेदी के कि नरेंद्र मोदी के? आप लोग हारे तो किसके सर पर ठीकरा हमारी पार्टी में ये ठीकरा फोड़ने वाला चक्कर इन्हीं के आए। हमारी पार्टी में इस तरीके का चक्कर ही नहीं है। अच्छा, अगर हम हार भी जाते हैं तो हर कार्यकर्ता उतना ही बराबर का हकदार, केजरीवाल जी भी बराबर के हकदार। हमारी पार्टी में ये सब नहीं है कि जीतेंगे तो वो और हारेंगे तो इस व्यक्ति पर ठीकरा फोड़ दिया जाए। सबने मेहनत की है और भारी बहुमत से विजय भी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जनता का जो सहयोग रहा है उसको तो मैं यहीं से आपके माध्यम से सलाम करना चाहूँ। आलोक जी, शबनम बहुत ईमानदारी से कह रही हैं, ऐसा एहसास हो रहा है कि सबकी जिम्मेदारी होगी। कांग्रेस पार्टी भी ये बड़ा दिल दिखाने को तैयार है कि अगर हार हुई तो राहुल गांधी भी की जिम्मेदारी होगी, वो कुछ हद तक अजय माकन की भी होगी। देखिए, स्वाभाविक है जब पार्टी हारती है तो पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता की सबकी जिम्मेवारी बनती है। राजनीतिक स्टेटमेंट कोई भी आती है, वो हो सकता है उसका प्रारूप कोई भी रहे, लेकिन जिम्मेवारी सबकी बनती है। जहां तक ठीकरा फूटने वाली बात है, इनके यहाँ तो ठीकरा है ही नहीं, फूटेगा कहां से? हमें ठीकरों की जरूरत इनके यहाँ तो केवल ले दे के को केजरीवाल साहब हैं, क्योंकि इन लोगों को परेशानी है, कभी कुछ शबनम जी सुन लीजिए, ऐसे मत कहिए ना। एक ओपनिंग रिमार्क लेते हैं, की बात पर जवाब दे दिया है, तो आप मेरी तरफ क्यों एक ओपनिंग रिमार्क लेते हैं और फिर मैं डिबेट ऑन करता हूं, फिर बीच में बोलिएगा। आलोक जी, इनके यहाँ तो सरकार बनी तब किसी के सर पे ठीकरा नहीं फूटा,
जब छोड़ के भाग गए तब किसी के सर पे ठीकरा नहीं फूटा। तो इनके जिम्मेवारी का इनके यहाँ प्रचलन नहीं है। यहाँ सेंट्रलाइज्ड एक व्यक्ति है, वो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन लेता है, मफलर बांध के वो जो कह देता है वो फाइनल होता है। तो यहाँ कुछ और है ही नहीं प्रश्न चिन्ह। हमने मफलर बांध कर भी सुमित जी दिखाया राजनीति को बदलकर, हमने दिखाया राजनीति कैसे बदली जाती है, हमने दिखाया सुमित जी किस तरह से जो एसी में बैठा करते थे जमीनी राजनीति कैसे होती है, ये आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल। ये तो हमने देखा, मुख्यमंत्री को धरना करते हुए देखा, मुख्यमंत्री को धरना करते हुए देखा हमने। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी किसके सिर पर जिम्मेदारी देगी, चाहे जीते चाहे हारे, किरण बेदी या नरेंद्र मोदी? मेरा सवाल अब पूरा हुआ है। देखिए, अगर आप इन्हीं शब्दों में पूछना चाहते हैं तो आपने अपने ओपनिंग चीज में ही दिखाई। जो डिसाइसिव लीडर होते हैं, जो आगे से अपने कार्यकर्ताओं को लीड देते हैं, किरण जी ने वो स्टेटमेंट दे ही दिया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं ना जी, प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में और कार्य पद्धति में कार्यकर्ता एक महत्वपूर्ण अंग है। हम वो पार्टी हैं कांग्रेस के बाद, कांग्रेस से ज्यादा आज हमारे पास उस संदर्भ में जमीनी कार्यकर्ता है, जहां 200 के 280 मंडलों में 11,738 बूथों पे 1 लाख से ज्यादा पन्नों को लेकर जिन्होंने अपने अपने लोगों ने काम किए, ऐसे कार्यकर्ता है। इस जीत का श्रेय उस मेहनतकश मध्य वर्गीय कार्यकर्ता को जाएगा जिसने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया है। एक चीज छोटा सा कहना चाहूंगा कि इनके यहाँ कार्यकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, कैडर बेस्ड पार्टी है। लेकिन इस बार जो इन्होंने वो किडनी ट्रांसप्लांट कराया ना, बॉडी में सूट नहीं हुआ, अंग प्रत्यारोपण जो हुआ इस बार मुझे लग रहा बीजेपी को सूट नहीं किया। छाछ तो बोले छाननी भी बोले, 2-2 सीटें दिखा रहे हैं इनको। अब इनका क्या जवाब दे? अरे भाई, हम तो जैसे थे, मैं तो वही कह रहा हूँ, छाछ तो बोले छाननी भी बोले। लोकतंत्र पर लड़ाई नहीं मानते ये दोनों लोग, चिंता में है। अरे हार गए तो क्या होगा? अरे भाई, जनता ने फैसला दिया है, जो जनता तय करेगी उसको स्वीकार करेंगे। आगे इन दोनों के आगे और रात को मीटिंग आगे और पीछे करने को कुछ बचा ही नहीं है, तो चिंता है ही नहीं। हमारे पास करने को है। आलोक दिल्ली की डेवलपमेंट से लेकर जनता ने फैसला दिया, जो फैसला आएगा उसको स्वीकार करेंगे। आलोक शर्मा, आज आप अपना बड़ा दिल दिखा रहे हैं। ये काश राहुल गांधी भी ऐसे बोले कि हाँ ये मेरी हार है, मेरी हार है, मैं इस्तीफा देता हूँ, मेरी हार है, मैं इस्तीफा देता हूँ। राजीव गांधी के अजय माकन और लवली के इस्तीफे ना, राजीव गांधी के राहुल गांधी का इस्तीफा होना चाहिए। राजीव गांधी के जमाने में एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री हटा दिए गए थे, आलोक जी ने यहाँ से बोल दिया तो बाहर निकलते ही प्रवक्ता पद से हटाने का पत्र दे दिया जाएगा। सुमित जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा इसका। राहुल जी ने लोकसभा के चुनाव के बाद भी इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसको सीडब्ल्यूसी ने मना किया, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ही कहना चाहूंगा, देखिए आप दोनों चिंता में ना रहें, जनता ने अपना फैसला दिया है। और जनता ने फैसला कैसे दिया है? सब युवा बैठे हुए हैं। आपने क्या कहा कि मैकडोनल्ड में देखे ना सर, बर्गर निकलते हैं धनाधन धनाधन धनाधन, उसमें से बर्गर में काट काट के वो जंक फूड बनता है। इन दोनों लोगों ने जंक फूड भेजा है। कांग्रेस दाल रोटी खिलाती है, जनता वापस दाल रोटी खाएगी, जंक फूड से बहुत जल्दी पेट खराब होगा। आपके राहुल गांधी को मैंने अक्सर कोक पीते हुए देखा है। जब वो अमेठी जाते हैं ना, तो वो कोक और कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं ट्रेवल करते में, उसको भी जंक फूड ही माना जाता है। उनको मैंने पिज्जा खाते हुए देखा है। ठीक है, तो ये जो आप जंक फूड की बात लेकर आए हैं, ये वो राहुल गांधी है। खाने पर आपत्ति नहीं है, ये वो राहुल गांधी है। जो पिज्जा खाता है वो भी वापस दाल रोटी खाता है। तो ये लोग भी दाल रोटी खाते होंगे। आपने इनको बर्गर में बांध दिया। अभी आने वाले समय में जंक फूड का जमाना बहुत जल्दी समाप्त होगा। आज क्या है, थोड़ा सदमे की स्थिति है। आलोक जी इनकोहेरेंट हो रहे हैं थोड़ा सा, आज इनको थोड़ा मार्जिन देके रखें। लेकिन आलोक जी आज मजेदार भी हो रहे हैं। इनको ऐसा हो जाता है। सुमित जी, एक बात सुन लीजिए। राहुल जी अगर कुछ कहना भी चाहे ना, तो ऐसे ही लोग हैं जो उन्हें कुछ कहने ही नहीं देते हैं, और उनको एक पिंजरे में कैद, ये तो सीबीआई के बारे में कहते हैं। मुझे लगता है कि इनका असली मेन तोता जो पार्टी चलाने वाला है वही पिंजरे में कैद है। मैं समझता हूँ व्यक्तिगत टिप्पणी ना की जाए तो बेहतर रहेगा। फिर मैं आपके बारे में कुछ कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप हमारे घर से ही गए हैं, मेरे पास बहुत राज दफन है, बेहतर है शो को आगे बढ़ाया जाए। पर आए तो आप एकदम चिथड़ा हो जाएंगे बड़े भाई। ऐसा चलिए मैं निजी आक्षेपों से बाहर निकलता हूँ, दिल्ली की राजनीति पर लौट के आता हूँ। रामकृपाल जी, तीनों की बहस आप सुन रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो बड़े नेता होते हैं उन पे जिम्मेदारी क्यों नहीं आती है?
उनके इस्तीफे क्यों नहीं होते हैं? उनको पार्टी क्यों नहीं कहती हाँ अब आप कुछ दिन आराम करिए, आप विदेश घूम के आई जाइए, 2 साल की छुट्टी दी हमने आपको, लंदन में रहिए जाके? वो ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? सुमित जी, अभी जो सवाल बेसिकली था कि जिम्मेदार कौन होगा, ये फैसला जनता करती है और जनता ही किसके लिए वोट देती है और कौन जिम्मेदार है, ये फैसला जनता करती है। पार्टियां करें ना करें उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। रही बात दिल्ली की, तो सीधी बात यह है कि जीते तो केजरीवाल जीते, जीते तो मोदी जीते, हारे तो मोदी हारे, हारे तो केजरीवाल हारे। सीधी है, इसमें कोई किसी तरह का नहीं। पार्टियां कुछ भी लिपापोती करें, और हमेशा ये होता है कि देखिए जो ताकतवर है वो तो लिखा हुआ है ना, तुलसी ने लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, और सारे सामर्थ्यवान ही टाप पे होते हैं। इसलिए अगर वो जिम्मेदार भी होंगे तो उनके खिलाफ रिवोल्ट करना आजकल बड़ा मुश्किल काम है। एक बात मैं कांग्रेस के पर बहुत अटैक हो रहे हैं, एक बात मैं कांग्रेस के लिए कहूँगा कि आंधियों में घास नहीं उखड़ती, कांग्रेस पेड़ गिरते हैं। तो 2 पेड़ हैं, कांग्रेस मान चुकी है कि हम घास हैं, लेकिन बेसिकली ज़मीन से जुड़ी हुई है, उसको गिराया नहीं जा सकता, उसका अस्तित्व तो रहेगा। ये अलग बात है कि उसको पेड़ बनने में वक्त लगेगा। विनोद जी, एक आपका भी ओपनिंग कमेंट लेना चाहूँगा। एग्जिट पोल भी तो गलत साबित हो सकते हैं। जो बात मैंने संदीप जी से पूछी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि सभी एग्जिट पोल एक तरफ दिखा रहे हैं, ऐसा अमूमन नहीं होता है। पर आपका अपने राजनीतिक करियर में कभी ऐसा उलटफेर हुआ हो कि एग्जिट पोल ने कहा कि ये सब जीत रहे हैं और उल्टा हो गया सब कुछ? नहीं, क्यों नहीं हुआ। 2004 तो हमारे तुम सबके सामने है कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल बिल्कुल गलत हो गए थे। अच्छा, फिगर तो हो गए, लेकिन दिशा एक्चुअली क्या है, देखिए 2004 से लेके 2014 तक और 2015 तक काफ़ी मेथोडोलॉजी में भी फर्क आया है। और 2004 और उसके बाद जो झटके लगे विधानसभा चुनाव में तमाम सेफोलॉजिस्टों को, तो उन्होंने अपना कोर्स करेक्शन भी किया है। इसलिए अब कोशिश ये होती है कि ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज लिया जाए, ज़्यादा जो है साइंटिफिक तरीके से उसको किया जाए। तो आमतौर पर फिगर्स में ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि दिशा जो है लगभग सभी की एक है। अगर 2 एग्जिट पोल बीजेपी को दिखाते, 3 आम आदमी पार्टी को दिखाते, एक आध जो है कांग्रेस के लिए भी कुछ सीटें बढ़ा के दिखाता, तो शायद समझ में आता है कंफ्यूजन है। लेकिन चूंकि दिशा है, इसलिए अमूमन लग रहा है कि शायद वो दिशा हो। लेकिन एक जिम्मेदारी वाली बात, तो मैं एक बात करना चाहूंगा, जो आपने एक सवाल पूछा था कि उनको 2 साल की छुट्टी पर क्यों नहीं भेज दिया जाए। भैया, बड़े नेता अगर छुट्टी पर चले जाएंगे तो लौट के आने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। क्योंकि देख रहे हैं ना बिहार में मांझी जी को छुट्टी पे जो है कितना संकट हो रहा है। तो नीतीश छुट्टी पे गए, अब लौटना मुश्किल हो रहा है। तो अगर बड़े नेता छुट्टी पे चले जाएंगे, आज से तो नीतीश कुमार जी ने रिमोट से टीवी भी बदलना बंद कर दिया थी, खुद ही बंद कर रहे हैं। नहीं आशीष जी, ऐसा है ना, रिमोट से जहां भी राजनीति रिमोट से चलती है, दिक्कत हर जगह आ रही है। एक रिमोट और भी है, वहां भी दिक्कत आ रही है, मैं नाम उसका नहीं लूंगा, लेकिन जो है सब समझ रहे होंगे। तो रिमोट की पॉलिटिक्स चलती नहीं बहुत दिनों तक, सीधी पॉलिटिक्स चलेगी। सुमित जी, कई साल पहले एक नेता के बारे में कहा गया, नाम नहीं लूंगा मैं, सभी उनके नेता के पार्टी के लोग कह रहे थे देखिए अभी आपको लोगों को गुड बाय बोलना चाहिए, टाइम आ गया आपको अभी गुड बाय बोलने के लिए। तैयार नहीं थे। आखिर में बोली ठीक है, मैं लोगों को गुड बाय कहने के लिए तैयार हूं, पर पहले मुझे ये बात बताइए मेरे लोग जा कहाँ रहे हैं? मैं तो कहीं जा नहीं रहा हूं, लोग कहाँ जा रहे हैं उनको गुड बाय तो ये एक परिस्थिति, हमारे लीडर वो जिम्मेदारी कि हम लेंगे, वो परिस्थिति इस देश के पॉलिटिक्स में अभी डेवलप हुई नहीं है। लीडर्स अपने स्थान को कायम करने में, प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं। दूसरों पर, जैसे लोगों ने कहा, ब्लेम दूसरों पर, विक्ट्री हमारे पर। हाँ, बिल्कुल। आशीष जी, आप बात भी कहिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल भी है, क्या दिल्ली के चुनावों का असर, अगर मान लीजिए एग्जिट पोल सही साबित हुए और आपकी पार्टी हार रही है, 20-25 का आंकड़ा आपको आता है, तो क्या इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा? देश की राजनीति की दशा और दिशा, जो एक तरफ बहुत तेजी से आपके दावे के मुताबिक आप विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, उस पर आपको डाइवर्ट होना पड़ेगा? देखिए, मैं इसी संदर्भ में कुछ टिप्पणी करना चाह रहा था। देखिए, अब तो चुनाव के नतीजे हम कितना भी यहाँ डिबेट कर लें, चुनाव के नतीजे तो बंद है। एकेडमिक डिस्कशन और राजनीतिक डिस्कोर्स के नाते अगर हम बात करें, देश में अभी पिछले इस लोकसभा चुनावों के बाद अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए। जब उन राज्यों में चुनाव हुए तो बार बार ये तर्क दिया, हम 4 सीटों की पार्टी से 47 सीटों पे हम केंद्र में सरकार बनाने लग गए। हम 100 सीटें लड़ा करते थे, हम 122 सीटें लेके महाराष्ट्र जैसे राज्य में हम मुख्यमंत्री बना लिए। जम्मू कश्मीर में हम डबल के ऊपर चले गए।
तब उस समय पर वहां की नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां हुडा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये मानता हूं, मेरी कन्विक्शन है, मे भी हम इस पे डिबेट कर सकते हैं मेरी कन्विक्शन सही है या गलत है। देश में कुछ ताकतें लोकसभा चुनाव से पहले भी सब ओर से मिलजुल कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होकर उसको रोकने, क्योंकि अपने अपने राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है, वही आज दिल्ली के, देखिए कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है इस बात का दम नहीं भर सकता है कि अब आने के बाद मैं कभी किसी राज्य में किसी चुनाव में हारूंगा ही नहीं। इसी दौर में जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव दिल्ली में हो रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए और हम बहुत बड़े मार्जिन पे उन चीजों को जीते हैं। तो जहां पर जो मोदी साहब के विरोधी और भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों को राजनीतिक हित सदता है, ये उसके इर्द गिर्द का एक ताना बाना बुना ये आपके लिए चिंता की बात है कि नरेंद्र मोदी बनाम ऑल हो रहा है, या आपके लिए फक्र की बात है कि नरेंद्र मोदी इतना बड़े हो गए तो लोकसभा में मिलकर एक होना पड़ रहा है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पे जो इल्जाम लगाते थे कि आपके साथ तो कोई आएगा नहीं, आज वो ये इल्जाम लगाते हैं आप हमारे वाले ले आए, आप फलाने वाले ले आए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तो लोकसभा चुनाव के समय में भी सब अमता समता सारी पार्टियां उस समय पर भी लामबंद हुई थी। वही इनर्शिया में से भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट की राह को चुना है और हम आगे बढ़ रहे हैं। एक कमेंट डालूंगा आपका। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति, भारतीय लोकतंत्र जो है वो एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। अभी ना कहीं विकास किसी पटल पर है, केवल नारे, वादे, और मैंने जैसे जंक फूड का जो एग्जाम्पल दिया वो ठीक है, मैंने हंसी में लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत त्वरित गति से विकास के जो वायदे हो रहे हैं उनका रिजल्ट भारतीय लोकतंत्र में लंबे समय पर बहुत सकारात्मक नहीं आएगा। 8 महीने में अगर केंद्र सरकार जो 283 सीट लेकर आई उसकी एंटी इनकम्बेंसी देश की राजधानी में दिखने लगती है, अगर दिल्ली के अंदर बहुत वायदे करके और 2 महीने के बाद केजरीवाल साहब भागने लगते हैं, मैं समझता हूं मैं समझता हूं दिल्ली का जो राजनीति का जो रिजल्ट आएगा, राज्यों का 4 राज्यों का चुनाव देखिए, बहुत दूरगामी थी कांग्रेस, जम्मू कश्मीर कहीं परिणाम मूल है उसका, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को भी जो हिंदुस्तान की आबादी का 0.01% भी नहीं है, उस दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं, उसको आप एंटी इनकम्बेंसी 2018 तक राज्यसभा आएगी, उसको आप एंटी इनकम्बेंसी मानेंगे। सुमित जी मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं कि दिल्ली जो है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है और दिल्ली का जो मूड है वो पूरे देश का मूड है। ये मेरे शब्द नहीं है, मोदी साहब के। दिल्ली में अगर हारते हैं तो मैं समझता हूं कि पूरी तरह से 283 पे पहुंच गई है। चलिए मैं शबनम जाता हूं, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि क्या देश का मूड यही है जो कल दिल्ली का परिणाम आने वाला है। एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। बहुत से सवाल है दर्शकों के, लेकिन शबनम जी आप कुछ बोले उसके पहले मेरा सवाल पहले आपसे है। एक किसी यहाँ बैठे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा इस ब्रेक के दौरान कि इस बात की क्या गारंटी है कि दिल्ली में आपकी सरकार और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार और आपस में ट्यूनिंग ना हुई तो फिर मुख्यमंत्री के धरने देखे जाएंगे, कैसे दिल्ली का विकास होगा? देखिए सुमित जी, हर चीज को हर चीज से नहीं जोड़ना चाहिए। किससे जोड़ूं फिर कि अब ये तो वस्तुस्थिति हो जाएगी ना। आप कभी भी हमें एक चीज नहीं बताने देते हैं कि 49 डेज में क्यों चले गए। आप हमेशा भगोड़ा है, 49 दिन में भाग गया। आपने कभी ये चीज सामने नहीं आने दी कि 49 दिन में उसने जन लोकपाल बिल पास न होने की वजह से अपना सीएम की कुर्सी त्याग दी। आप बताइए कौन सा एक सीएम है जिसने एजेंडा पूरा ना हुआ हो और अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ दी हो? बताइए एक सीएम का नाम। एजेंडा था बिजली के दाम 50% कम करना, केवल 1 महीने के लिए सब्सिडी दी। आपने अपनी बात कही, मैं आपको बताता हूं आपकी असलियत। कर दिए थे भाई। दिल्ली में पहले से एक लोकायुक्त था। अगर दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में आम आदमी पार्टी सच्ची थी तो उस लोकायुक्त को मजबूत करते ना। सजा दिलवा दी आपने। आप लोकायुक्त एक्ट को मजबूत करते, आप सरकार छोड़कर क्यों गए? आप इस बात का दम भरते हैं कि सजा दिलवाने के लिए गए, लोकायुक्त को मजबूत करते, बंद करवा देते भ्रष्टाचारियों को। इसलिए झूठ है, इसलिए अपनी बात को बोलने नहीं देना। एक मिनट मैं जवाब देता हूँ, दोबारा जवाब दूंगा, बोलने दीजिए मुझे। आशीष जी, शबनम जी, प्रोफेसर साहब कुछ बोलो। एक बात आई थिंक हमारे दोनों नेताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। केजरीवाल जी हो, आपके दूसरे नेता हो, उन्होंने बात स्वीकार किया है
कि लोगों को इस बात से संतोष नहीं था कि हम सरकार छोड़ के चले गए। और मुझे लगता है एक मिनट, मुझे लगता है पार्टी को जो सपोर्ट मिली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिशियंस ये बात मानने को तैयार नहीं है कि हमने गलत किया है। यहाँ पे ये माने हैं और इससे थोड़ा सपोर्ट उनको मिला है इससे। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जो प्रश्न था, 9 महीने में मोदी जी ने कोई काम नहीं किया और कह रहे थे मैं कुर्सी छोड़ दूंगा अगर 100 दिन में काला धन नहीं आया। छोड़ी उन्होंने कुर्सी? नहीं, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री के बयान है, उनको तोड़ा मरोड़ा ना जाए। मैं वापस आता हूँ। देखिए जी, आज आपका प्रश्न है कि क्या धरने नहीं होंगे। आज ही का नवभारत टाइम्स का अगर फ्रंट पेज पढ़ें आप तो उसमें लिखा, खट्टर साहब ने कहा है कि दिल्ली पानी के लिए केवल हरियाणा पर निर्भर ना रहे। अभी से किस तरह की स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। तो ये तो तय हो गया है कि दिल्ली के विकास की भैंस तो पानी में गई इस बार। चाहे किसी की भी सरकार आए, ये लोग विकास पर कहीं पर ध्यान नहीं देंगे। एक धरना देगा, एक कहीं पर लाइन काटता हुआ नजर आएगा। सरकार की मंशा ही नहीं है दिल्ली में कोई देखिए, जिस राज्य की, जिस शहर की आबादी 7 सरकार बन रही होती तो भी ये रवैया होता है सरकार। देखिए, दिल्ली में विकास 15 वर्षों में दिल्ली में बहुत विकास हुआ। हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी, 15 साल इनकी सरकार थी। आपका भी मुनक नहर में 15 फुट पक्की नहीं की गई। मुनक नहर के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूँ, हिमाचल में दिल्ली की सरकार, हिमाचल में, लेकिन उसके सीपेज का फायदा किसको होगा? सुनिए, हिमाचल में कमी थी। वीरभद्र सिंह की सरकार थी, दिल्ली ने 325 करोड़ दिए रखे। शीला दीक्षित, जयराम रमेश और हिमाचल सरकार की लड़ाई के चलते रेणुका डैम का काम रुका रहा। दिल्ली को अपने आप अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर तो चाहे कोई सरकार होना ही पड़ेगा। अब आप बताइए, क्या पानी कहां से लाएगी दिल्ली? आत्मनिर्भर कहां से होगी? आपने 325 अरे भाई, रेणुका डैम से पानी आएगा। 325 करोड़ राज्य है, विभिन्न राज्य जो है वो कहीं ना कहीं पानी के ऊपर शबनम जी, ना हरियाणा पानी देने को तैयार है, ना यूपी पानी देने को तैयार है। आलोक जी, एक एक करके मैं अब सवाल लेता हूँ। कुछ सवाल जरूरी भी है क्या बेटे छात्रों के। तुम्हारा सवाल किससे बेटा? जी, मेरा शबनम जी से, आम आदमी पार्टी से सवाल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बात किसी से छूता नहीं है कि आम आदमी पार्टी में 2 गुट है, एक केजरीवाल गुट और एक कुमार विश्वास गुट। जिस तरीके से किरण बेदी जी ने कहा है कि अगर ये बीजेपी चुनाव हारती है तो इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगी, क्या अगर ये एग्जिट पोल उल्टा हो जाता, आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है, तो क्या संयोजक पद से अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देंगे और जिम्मेदारी लेंगे? बताइए। 1 मिनट सुमित जी, इसमें आपने कहा जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी सारा पूरी आम आदमी पार्टी लेने के लिए तैयार है। मैंने आपको शुरू में ही कहा, संयोजक से लेके निचले कार्यकर्ता तक एक एक व्यक्ति जिम्मेदार होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अपनी आपकी लड़ाई लड़ी है। अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, ये आपकी लड़ाई थी। मतलब वो इस्तीफा नहीं देंगे ना? मतलब इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा इनसे दिलवा दीजिए। मतलब इस्तीफा नहीं देंगे, बात तो ये हो रही है। जी, अगर इनकी पार्टी हारती है, सब लोग इस्तीफा देते हैं क्या? मैं बताऊं, गिराऊं आपको? आप केजरीवाल के पीछे क्यों पड़े? अरे मैं नहीं पीछे पड़ा हूँ, जनता ने सवाल पूछा है, आपने मना कर दिया, इस्तीफा नहीं देंगे, बात खत्म हो गई। मैं अगले सवाल पे जा रहा हूँ। देखिए सर, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ। जब लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, तब जन लोकपाल को मेन मुद्दा बनाया गया था और उसके लिए धरने पे बैठे और उसके बाद इस्तीफा भी दे दिया था। तो अगर अब की बार भी आपकी सत्ता में आती है पार्टी, तो क्या फिर से जन लोकपाल को ही मेन मुद्दा बनाएंगे? अब की बार हमारे लिए आपकी छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी सब मुद्दा हैं। सब चीजों पर काम किया जाएगा और जन लोकपाल को तो बिल्कुल पारित किया जाएगा, ऐसा मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन दे रही हूँ। ये लोग कितने भी रोड़े अटकाएं, लोकपाल अगर ये पारित नहीं करवा पाए जो संविधान के हिसाब से दिल्ली में करा नहीं पाएंगे, तो फिर इस्तीफा देंगे। जनता को ये पता करवा दीजिए, जनता को जवाब दिलवा दीजिए, जनता को जवाब दिलवा दीजिए, जनता को जवाब दिलवा दीजिए। आज पूरे चुनाव प्रचार में केजरीवाल ने एक बार जन लोकपाल का मुद्दा नहीं लिया। अगर इस बार भी जन लोकपाल नहीं पास कर पाए तो कितने दिन बाद सरकार छोड़ेंगे, इस बात का जवाब दीजिए। जन लोकपाल को भूल गए और वो बच्चों की कसम खाई थी, इस बार बच्चे मामा के यहाँ भेज दिए। इस बार इनके यहाँ कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं, तो कुछ है ही नहीं। आप क्यों बेकार सवाल नहीं? आलोक जी, 5 साल आलोक जी, शबनम जी। सर, मेरा नाम सत्यम है और मैं रॉयल पैराडाइज हॉस्टल से हूँ। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता जी से है कि जब ये अरविंद केजरीवाल जी का कैंपेन चल रहा था और अन्ना हजारे के साथ उस टाइम माननीय श्री डॉक्टर किरण बेदी जी थी,
और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक असंवैधानिक पार्टी के तौर पर बताया था, और आज वो भाजपा के साथ जुड़ चुकी हैं। तो सर क्या कारण था कि वो भाजपा ही ज्वाइन किया? अगर उन्होंने देश का विकास करना था तो आम आदमी पार्टी के साथ भी रह के वो देश का विकास कर सकती थी और मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ सकती थी। मैं इसको क्या समय इस पे अपना जवाब दूं? बिल्कुल दीजिए। देखिए, श्रीमती किरण बेदी ने और अरविंद केजरीवाल दोनों ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने मिन्नत समाजत की थी उनके साथ जाने के लिए, वो गई नहीं। और दोस्त व्यक्ति परिवर्तनशील होता है। जब श्रीमती किरण बेदी ने भारतीय जनता पार्टी पे या राजनीतिक दलों पे टिप्पणी की थी, तब देश में भ्रष्ट कांग्रेस का राज था और आप और हमारे जैसे सब युवा कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। आज देश में 8 महीने से एक ऐसे डिसाइसिव लीडर का शासन है, व्यक्ति परिवर्तनशील है। श्रीमती बेदी ने अपने विचार बदले और हमारे साथ आना स्वीकार किया। काले धन को कहती है चुनावी जुमला था, वो आज भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। मैं पूछना चाहता हूं, 9 महीने में भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए आपने क्या किया? SIT को आपने एम्स में फेंक दिया। जेपी नड्डा जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे, जेपी नड्डा को कैबिनेट मिनिस्टर पहला जो कैबिनेट डिसीजन था, SIT की बात की इन्होंने पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आलोक जी कुछ सवाल है। 8 महीने में आलोक जी आप बढ़िया बोल रहे हो। ये इशू है जो आपने बात उठाई, वो बिल्कुल इशू है। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कांग्रेस के पास भी सवाल है, बीजेपी को जवाब देना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ, CIC अपॉइंट नहीं हुआ, लेकिन जो भ्रष्टाचार से लड़ने के टूल थे उनको घिस के खोटा करके घर में जोड़ दिया। और सवाल ले लें जी, और सवाल ले लें। आप तो पढ़ाते हैं, बच्चे सामने बैठे। कांग्रेस के लिए सवाल आ रहा है सर, मजाक थोड़ी ना है। मेरा सवाल बीजेपी से है कि क्या RSS और VHP की वजह से आपकी पार्टी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था? ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लोगों का अपना सोचने का नजरिया हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने तौर तरीकों से काम करती है, परंतु हाँ मैं बताता हूँ, 10 बच्चे पैदा करेंगी, ये तौर तरीका आज हंसिए मत, कन्विक्शन से बोलिए। टेलीविजन देख रहा है आपकी टिप्पणी पे, आप हंसते समय। आज एक टेलीविजन पर ये कहा गया, ट्विटर पे लिखा गया है, इनके लोगों ने रीट्वीट किया है कि 40 शादियां कीजिए, 40 बच्चे पैदा कीजिए। बोलिए, इसकी निंदा करते हैं। ये लोग फिरका परस्त लोग हैं, ये लोग फिरका परस्त लोग हैं। आपके मूल सवाल पे आता हूँ। ये सवेरे सवाल का उत्तर दूं। आलोक जी, सवाल का उत्तर ऐसे तो क्या होगा, एक भी सवाल का जवाब नहीं होगा अगर बीच में बोलते रहेंगे। ये सवाल का उत्तर दूं, स्पेसिफिकली पूछा। इनको गलतफहमी हो गई है। आपने अपने सवाल का जवाब दिया ना, अब इनकी बारी है। इनको गलतफहमी हो गई है। बोलिए सवाल का उत्तर ये है, 30 सेकंड में दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने तौर तरीके से चलती है, परंतु हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे काम की, हमारे मूल की आत्मा है और हमें इस पे गर्व है एक राष्ट्रव्यापी देशभक्त संगठन के साथ होने का। परंतु की मूर्ति लगाता है, जो गॉडसे की मूर्ति, अगर एक जगह ये बता दे, ये गैर जिम्मेदार बयान देना बंद करिए, अन्यथा पॉलिटिकल डिस्कोर्स का ये तरीका होगा नहीं। शी विल नॉट बी एबल टू स्पीक। गैर जिम्मेदार बयानबाजी नहीं चलेगी। मैं इजाजत दो, बयानबाजी नहीं चलेगी। और सवाल ले लूं, ये बच्चे ठंड में काफी देर से बैठे, इनकी बारी भी है। एक मिनट शबनम जी, मैं आता हूँ। मेरा सवाल आलोक जी से है। जैसे देश में से सत्ता उखड़ती जा रही है कांग्रेस पार्टी की, तो कुछ ऐसा तो ना हो कि इनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाए और भविष्य में कांग्रेस पार्टी विलुप्त होती नजर आ जाए? नहीं, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा बहुत संजीदगी से। आपने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है सुमित जी। सुनिए, कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक दल इस तरह का नहीं है, आज आए और जंक फूड भेजा और चले गए। कांग्रेस पार्टी दाल रोटी खिलाने वाली पार्टी है और दाल रोटी सदैव देश के लिए इंपॉर्टेंट रही है, आपके पेट के लिए इंपॉर्टेंट रही है। क्वेश्चन एक और, मेरा क्वेश्चन शबनम मैम से है। मैम, जब केजरीवाल जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, तो ये बनारस क्यों छोड़ के चले गए? 49 दिन की सरकार, वहाँ पे बनारस में उन्होंने बोला, एक झोपड़ी डाल के, लो जी मैं यहीं का हूँ, आप वोट दो या ना दो, मैं यहीं पे खाऊंगा, यहीं पे मरूंगा। फिर वहाँ बनारस छोड़ के फिर यहाँ दिल्ली क्यों आ गए मुख्यमंत्री बनने के लिए? बहुत ही प्यार से आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि लड़कियां यहाँ पर कम हैं, आपको बहुत प्यार से बताना चाहूंगी। ये मैं यहीं पैदा हुआ था, यहीं का हूँ, ये काम इनका है। वो जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि मैं यहीं का था, मैं वहीं का था।
देखिए आम आदमी पार्टी के एक चरित्र को आप सब भी देखिए, ये प्रश्न का कभी सीधा उत्तर नहीं देंगे। आशीष जी बोल रही है, आप रहने दीजिए, जब बता रहे हैं आप चुप रहिए। क्या इस बात की गारंटी है कि जैसे बनारस छोड़ के अरविंद केजरीवाल दिल्ली वापस लौट आए, अगर यहाँ हारेंगे तो दिल्ली छोड़कर नहीं भागेंगे? नहीं भागेंगे, किसी और आपकी चुनाव सेवा में नजर करते रखते हुए? रहेंगे। और आप पहली बात तो बिहार हम तो हार नहीं जाएंगे चुनाव लड़ने, बिहार में चुनाव अगले। सुमित जी, पहली बात तो हम हार नहीं रहे, और दूसरी बात मैं आपको पूरे गर्व के साथ बता रही हूँ, दिल्ली का पूरा विकास किया जाएगा, सत्ता में हो चाहे विपक्ष में। सवाल लीजिए सवाल। सर, माय नेम इज सैयद बिलाल अली एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ MBA। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है, एज एन इंडियन मुस्लिम, अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो क्या आपके जो नेता हैं सांप्रदायिक बातें करते हैं कि हिंदू राष्ट्र आ जाएगा? देश में अब भी है दिल्ली में, दिल्ली में what has gone against any minority? Tell me. ये तो हमारी सरकार तो आज भी है दोस्त। भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की सोच सर्वधर्म संभाव की है। हर सांप्रदायिक बातें आगे सुनिए, जब विकास होगा, जब बिजली सस्ती होगी तो हर सिख के, हर मुस्लिम के, हर हिंदू के, हर ईसाई के। जी सवाल सुन लीजिए, उसके मन में कुछ आशंकाएं हैं। हाँ, आशंका कुछ हुआ है 7-8 महीनों में, उसको लेकर आशंकाएं, युवा है, सुन लीजिए किस बात का आशंका है। कुछ लीडर बोलते हैं कि मस्जिद तोड़ी जाएंगी, हिंदू मंदिर बनाए जाएंगे। एक बयान बताइए दिल्ली में देश के बीजेपी के किसी एक नेता का, मेरे पास वीडियो है। बीजेपी के नेता का बयान बताइए, बोलते हैं घर वापसी कराइए के नेता का बयान बताइए। योगी आदित्यनाथ ने कल ही कहा है, योगी आदित्यनाथ ने, आशीष जी कल ही कहा है। देखिए सुनिए, साक्षी महाराज देश में गुजरात, गांधीनगर, दिल्ली, ऐसी अनेकों जगहें हैं जहाँ देश के दिल्ली के और स्थान के विकास के लिए वहां से मंदिर हटाए गए। ऐसे किसी संदर्भ में कोई बात की गई होगी? भारतीय जनता पार्टी की कन्विक्शन के ऊपर अटैक किया गया है। सवाल लीजिए, सवाल। मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से है। मैं अतुल कुमार, UNIT कॉलेज से। मैम, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने प्रॉमिस करा है कि हम बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे, तो मैम हम युवा जो है, अभी यूथ के जो नए पास आउट होने वाले हैं, तो मैम हमारे लिए क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट कितना हो सकता है, कितना होगा? रोजगार की भी बात कही गई है, आपके लिए बहुत सारी सुविधाओं की बात कही गई है। ऐसा तो नहीं है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त वाईफाई और नौकरी की जरूरत ही नहीं है आपको। ये तो और भी अच्छी बात है, नौकरी करने में नहीं जाना पड़ेगा, नौकरी मुफ्त है। सबसे बड़ा सवाल होगा शबनम जी, ये बहुत बड़ा दायित्व आने वाला है आप लोगों पे कि आप जो फ्रीबीज बांट रहे हैं, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमने सब अपना प्लान किया हुआ। आपको क्यों बताएं? 15 लाख कैमरे कैसे लगाएंगे? 5 साल चाहिए इन्हें पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए। 65 साल में जो नहीं लगा पाए, इतने साल सत्ता में रह के जो नहीं लगा पाए, सवाल हम अपना प्लान आपको क्यों बताएं? करके दिखाएंगे आपको। जनता को बताना पड़ेगा, प्लान तो बताना पड़ेगा शबनम जी, मैनिफेस्टो में। आप मोदी जी आप बताएं, क्यों बताएं की बात क्यों कर रहे हैं? अपना बताएंगे नहीं। 15 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे लगाने के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए चाहिए। दिल्ली का बजट 37,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। आशीष जी, शबनम जी, मेरा सवाल भाजपा से है। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी ने ऐसे कई वादे और दावे किए थे, जिनमें से 15 लाख वाला मुद्दा अहम था। तो सर, ऐसे मुद्दे को मात्र जुमला ठहरा देना कहां तक उचित है? उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन समझा जा रहा है। ये हमारी कन्विक्शन है। पूरा चुनाव कैबिनेट ने कैबिनेट का पहला फैसला SIT बनाना, और जिस SIT को 31 मार्च तक काले धन पर अपनी रिपोर्ट देनी है, जंक फूड एक बार खाने में अच्छा लगता है। जिम्मेदाराना कदम किसी भी कैबिनेट ने देश में पहली बार लिया है। और 31 मार्च आने दीजिए, SIT की रिपोर्ट आएगी और काले धन को लाना हमारी कन्विक्शन है। इन दोनों पार्टियों को उन्होंने काला धन को सफेद करने के लिए चेक खरीदे और इन्होंने 65 साल में लाया नहीं। वाघा बॉर्डर पर ट्रक खड़े कर रखे हैं, जैसे ही काला धन आएगा 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। आशीष जी, आलोक जी, सवाल। सर, मेरा नाम शिवम है, और अगर हम डाटा मिनेरिया सर्वे को देखें, जो बीजेपी को 35 सीट और आम आदमी पार्टी को 31 सीट दे रही है, तो मेरा सवाल बीजेपी से, अगर ऐसा होता है तो बीजेपी का रुख क्या रहेगा? क्या पिछली बार की तरह सरकार नहीं बनाएगी या समर्थन लेगी? और यही सवाल आम आदमी पार्टी से है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 35 पे तो बना लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जमीनी हकीकत, हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक और जनता का रुख इस बात को स्पष्ट कर रहा। हमारा स्पष्ट बहुमत आने वाला है और हम 2/3 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने वाले हैं। वैसे एक क्रिकेट के बाद बीजेपी का ही नंबर आता रंग बदलने में। आप सवाल
मेरा नाम अतुल मिश्रा है सर। अरे भाई एक आध लोगों से इनसे भी सवाल पूछवा लीजिए, नहीं तो बीच में बोलते रहेंगे। मैं पूछता हूँ सर, एक आध पूछ लो आलोक भाई से भी सवाल। कांग्रेस को जनता अगले 6 महीने के बाद दिल्ली में याद करेगी कि असली विकास कांग्रेस ने किया था। मेरी बात को याद रखिए। चलिए ठीक। सर मेरा क्वेश्चन सर भाजपा से है सर। मेरा नाम अतुल मिश्रा है सर। सर आप कहते हैं कि ब्लैक मनी को आप आदमी पार्टी उसे व्हाइट मनी रिप्लेस करके यूज करती है, तो जो आप लोग ऐड देते हैं सर उसका पैसा आप चंदा कुछ बताते नहीं हो सर? बताएंगे ना, चुनाव आयोग को बताएंगे। हमने ये दम कभी नहीं भरा। हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले हर तरीके से चुनाव आयोग को केंद्र ने, दिल्ली ने और हर कैंडिडेट ने कितना पैसा खर्च किया ये जमा कराना पड़ता है। देश की जनता को ये जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि पता लगे कि इन पार्टियों ने अपना पैसा कहां से इकट्ठा किया और कहां खर्चा किया? ये चुनाव आयोग की शील्ड कब तक चलेगी? जनता को ये बात पता होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की समस्या क्या है? दे आर सफरिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आप जब ट्रांसपेरेंट होते हैं, सब कुछ आप डालते हैं, लोग प्रश्न पूछते थे। आज कांग्रेस और बीजेपी की समस्या यह है कि ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण आप दूसरों के बारे में जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सुमित जी, एक छोटी सी बात, मैं तीनों लीडर से मैं एक अपील कर रहा हूं कि जब आप जवाब दें, दूसरों को क्रिटिसाइज करने में जवाब ना दें, लेकिन आप क्या करेंगे वो जवाब दें। आम आदमी पार्टी लीडर ने कहा, जब एम्प्लॉयमेंट का बात हुई और जब आपने कहा फ्री बिजली, फ्री ये एम्प्लॉयमेंट की जरूरत ही नहीं है, उस बात को उन्होंने अप्रूव किया। हाँ, कोई एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आज जो भी पार्टी हो, आज का मतदार फॉल्स एश्योरेंस को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। और दूसरे की आलोचना सुनने के लिए केवल तैयार नहीं है। वो काफी सालों से आ रहा है वो राजनीति, वो पॉलिटिक्स आज चेंज होनी चाहिए। दूसरे कुछ भी कहें, हम क्या करना चाहते हैं ये बताइए, हम क्या करेंगे? वो एक सवाल तीनों से पूछे। उनके सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ही एक अकेली ऐसी पार्टी है जो समय समय पर स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के संदर्भ में बात करती आई है। आने वाले समय में इस संदर्भ में देश में डिबेट चलाने की भारतीय जनता पार्टी हामी रखती है कि जब तक स्टेट फंडिंग नहीं होती, आशीष जी, आपके जैसे प्रश्नों का आशीष जी हमेशा के लिए निदान हो। आशीष जी, जब तक स्टेट फंडिंग नहीं होती है तब तक आप आरटीआई के दायरे में आने को तैयार हैं? देखिए ये एक लंबा विषय है, एक लंबा विषय। मैं आपको बताता हूं, ये ठीक उसी तरह की आप बात कर रहे हैं जिस तरह आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर उसको जन लोकपाल को बनाने की बात करती है। इस संदर्भ में एक सीरियस डिबेट देश में चलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, राजनीति में पारदर्शिता होनी चाहिए। आरटीआई एक दायरा है, आरटीआई एक तरीका हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, ट्रांसपेरेंसी इन ऑब्टेनिंग द फंड्स एंड स्पेंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता हिमायती है। परंतु एक कैजुअल तरीके से, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट की तरह इन सब चीजों पे कहने के लिए मैं तैयार केवल कहना आरटीआई की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली। नहीं, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड रहता है, हम अपने स्टैंड को सामने रखते हैं। हम पार्टी केजरीवाल की तरह, मोदी साहब की तरह केवल बातें नहीं करते कि हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, आप सत्ता में बैठे हैं, आप डिबेट करने के लिए क्यों तैयार हैं? आपकी पार्टी स्वयं की पार्टी है, आप डिस्क्लोज कीजिए जो करना है। आप किस बात की डिबेट चाहते हैं? आपको अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो आप उसको मैदान में आके कूदिए ना। आप तो रूलिंग पार्टी, आप आरटीआई में आने के आप तैयार हैं? देखिए, उस पर चर्चा के लिए तैयार हैं? पार्टी की बात है, एज पर रूल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन हम पूरी तरह से आज भी आरटीआई के तहत हैं। कहां है इलेक्शन कमीशन के रूल्स? आप जाके निकलवाइए, किस कैंडिडेट ने क्या खर्चा किया, हमारी फंडिंग कहां से है, आपको मिलेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाइए, हमारी सारी डिटेल्स मिलेगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब चुनाव खत्म हो गया है, अभी भी शैली जो है हमारे तीनों नेताओं की प्रचार वाली है कि वो भ्रष्टाचार, मनमोहन सिंह ने ये किया और भाजपा ने ये किया और गुजरात दंगे और आम आदमी पार्टी छोड़ के भाग गई। मुझे लगता है अब प्रचार का समय नहीं है, अब करने का समय है। अब कल नतीजे आ जाएंगे और नतीजों के बाद जो जनता का फैसला होगा उस हिसाब से तीनों दलों को अपनी अपनी भूमिका तय करनी होगी। जिसकी सरकार बनेगी वो कैसे अच्छी गवर्नेंस देगा, जो मुख्य विपक्षी दल होगा वो कैसे सरकार को जो है सही रास्ता दिखाएगा या उसके गलत कामों पर नकेल डालेगा, और जो तीसरी पार्टी होगी, मान लीजिए कांग्रेस के बारे में लोग कह रहे हैं, वो कैसे अपने को रिवाइव करेगी। अब इन चीजों का समय है, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। एक लास्ट कमेंट रामगोपाल जी आपका। मेरा एक ही अनुरोध है
कि 3 घंटे में करोड़पति बनाने का काम हिंदी फिल्मों को ही करने दीजिए। सारी पार्टियां जो इस तरह के हाइपरबोलिक वादे करेंगी उनको अलोकप्रिय होना बाध्य है, होंगी ही। ये अलग की बात है कि ये संदिग्धों का एक संयुक्त परिवार है, जहां भाई एक बार तू चल, दूसरी बार मैं आ जाऊंगा, तीसरी बार वो आ जाएंगे। लेकिन अब जनता उससे भी आगे चली गई है। जनता पहचान रही है परफॉर्मेंस, परफॉर्म और पेरिस, सुधरो या टूटो, सीधी एक बात है। और यही बता रहा हूं, कल मैंने यही कहा था कि सबसे अभी नई कमीज केजरीवाल की है, इसलिए उजाला उसी पर था, उसी पर मुहर लगी है। 7 महीने जब हो जाएंगे मोदी जी की तरह तो उस कमीज पर भी सवाल उठेंगे, अगर परफॉर्मेंस नहीं होता है तो। एक बात और है, जो सफेद कमीज है दाग लगने का खतरा भी सबसे ज्यादा उसी पर होता है। हाँ, जो पहले से ही मैली है कमीज, दाग दिखते नहीं, उसमें कितना मैल दाग दिखेगा। एक 10 सेकंड मेरे को वाइंड अप करना है। मैं विनोद जी की बात का हिमायती हूँ, बिल्कुल। और मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कमिटेड है। कम वॉटेवर इसमें जो भी नतीजा होगा, जो भी थैंक यू सो मच शबनम जी, आलोक जी, आशीष जी, प्रोफेसर शास्त्री, रामकृपाल जी, विनोद जी, आप सबका शुक्रिया। यहाँ बैठी जनता का भी शुक्रिया। लेकिन आज कयामत की रात है। कल इस वक्त जब हम आपसे मिल रहे होंगे तो ये तय हो चुका होगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। कल भी दिल्ली दरबार सजेगा और कल हम एक नए पहलू के साथ, एक कॉन्क्रीट पिक्चर के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।